अब है देन फ्लैश द लिविंग लाइटनिंग फ्रॉम हर आईज। अब पीछे क्या हुआ था बेसिकली, अब उसकी जो सीक्रेट हेयर जो थे, उसकी जो लट थी वो बैरन काट चुका है। अब आगे देखते हैं कि बेलिंडा का रिएक्शन क्या होता है। अब आगे जो है हमारा ये कैंटो 3 की आखिरी लाइंस चल रही हैं, लाइन नंबर 445 है, और इसके अंदर बेसिकली उस निम्फ का, उस बेलिंडा का जो है वो दिखाया जाएगा कि किस तरीके से उसके अब रद्द अमल क्या है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द बेलिंडा। क्योंकि वो एक एरिस्टोक्रेटिक पढ़ी लिखी खातून है जो कि बड़ा बन ठन के आई है, और जिसके उठने बैठने से लगता है कि शीज कि वो बड़ी नाजुक किस्म की खातून है, और उसके अंदर बड़े नाजो नखरे हैं, या देखने में वो बड़ी हम्बल है। उसका ड्रेस कुछ ऐसा है कि शायद उसकी सारी फोलीज को छुपा दे। अब देखते हैं कि अब उसका रिएक्शन क्या होता है, और उस रिएक्शन से हम क्या सीखते हैं। Then flashed the living lightning from her eyes and screamed of horror rent the affrighted sky। ठीक है, फिर वो जो फ्लैश ऑफ लाइटनिंग जो है वो उसके लाइटनिंग हाइटनिंग फ्रॉम हर आईज। ठीक है, लिविंग हाइटनिंग का मतलब है एंग्री लुक। तो फिर जो है वो फ्लैश जो है देन फ्लैश द लिविंग लाइटनिंग के अब जो है आफ्टर हर लॉक वाज कट, अब बेलिंडा को पता है कि उसके साथ क्या हो चुका है। अब शी इज नाउ एक्सट्रीमली फ्यूरियस एंड लाइटनिंग फ्लैश फ्रॉम हर आईज। ठीक है, आंखों से उसके एंग्री लुक्स जो हैं वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, एंड स्ट्रीम्स ऑफ ऑर्डर, और उसके जो है यानी कि फियरफुल क्राइज जो हैं रेंड द अफ्राइटेंड स्काई, पूरे आसमान को फ्राइटेंड कर देती हैं लाउडली, और उसकी जो हॉरिबल जो स्क्रीम्स हैं वो जो है पूरे आसमान को जो है टोर करके रख देती हैं। हर शाउट्स टोर द फ्राइटेंड स्काईज, नॉट लाउडर श्रीक्स टू पिटिंग हेवन आर गॉन। मतलब इतनी ऊंची जो श्रीक्स हैं, इतनी ज़्यादा ऊंची चीखें जो हैं, इतनी लाउडर श्रीक्स जो हैं इन्वॉल्विंग द पिटी ऑफ हेवन आर नॉट अटर्ड इवन वुमेन। यहाँ तक कि मतलब इतनी ऊंची चीखें तो कभी हेवन ने शायद सुनी ही नहीं है। व्हेन हस्बैंड और व्हेन लैपडॉग ब्रेथ देयर लास्ट, यहाँ तक कि शायद ही कोई औरत जब उसका हस्बैंड उसकी डेथ हुई हो, या उसका जो लैपडॉग्स है जो कि उस वक्त की 18th सेंचुरी लंदन सोसाइटी की जो खवातीन है उनके लिए उनका पालतू कुत्ता बड़ा इम्पोर्टेंट होता था, तो शायद ही उसका वो ये मतलब उसकी डेथ पे शायद इतनी जोर से चीखें किसी ने हेवन ने सुनी हो। और व्हेन रिच चाइना वेसल फॉलन फ्रॉम हाई, हमने पीछे पढ़ा था ना कि उस वक्त की अरिस्टोक्रेटिक खवातीन के लिए वो चाइना वेसल जो था वो टूट जाना बहुत ज्यादा जो है ना तकलीफ का बायस होता था। लेकिन इतनी तकलीफ दे चीखें तो शायद कभी चाइना वेसल भी गिर जाए तो तब भी उसके टूटने पे भी इतनी ऊंची चीखें नहीं सुनी गई। इन ग्लिटरिंग डस्ट एंड पेंटिंग फ्रेगमेंट लाए, ठीक है, और ना तो इतनी ग्लिटरिंग डस्ट और पेंटिंग फ्रेगमेंट लाए, यानी कि इतना ज्यादा तो मतलब पेंटेड और शाइनिंग पीसेस लाए स्कैटर्ड, मतलब चाइना पॉट टूटा हो फ्रॉम अ हाई शेल्फ एंड देयर पेंटेड एंड शाइनिंग पीसेस लाए स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, कि वो चिकना चूर हो गया वो चाइना वेसल ऊपर से गिर के, और उसके पेंटिंग फ्रेगमेंट्स जो हैं यानी कि छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो जमीन पे गिरे हों। इतनी ऊंची चीखें तो शायद कभी किसी खातून की नहीं निकली जितनी कि बेलिंडा के उस लॉक की कटिंग पे मतलब उसकी लाउडर श्रीक्स हैं। रेट्स ऑफ ट्रियम्फ, रेट्स कहते हैं क्राउन, ठीक है, रेट्स ऑफ ट्रियम्फ क्राउन ऑफ विक्ट्री नाउ बाय टेम्पल्स ट्वाइन, ठीक है। अब जो है टेम्पल्स ट्वाइन का मतलब है यानी कि अब ये जो है मतलब क्राउन ऑफ विक्ट्री जो है उसने पूरे टेम्पल को एनसर्कल कर लिया है। द विक्टर क्राइड, कौन है? बैरन। विक्टर कौन है? बैरन है। अब बैरन चीखता है द ग्लोरियस प्राइज इज माइन। बैरन जो है वो बड़े फखर से कहता है कि ये अब ग्लोरियस प्राइज, ये जो लॉक है बेलिंडा की वो अब मेरी है। ग्लोरियस प्राइज यहाँ पे वो बेलिंडा की लॉक को कह रहा है। वाइल्ड फिश इन स्ट्रीम और बर्ड्स डिलाइट इन एयर, कि जब फिश जो है वो स्ट्रीम्स में होती है और जो बर्ड्स होते हैं वो हवा में उड़े होते हैं। और इन अ काउच एंड सिक्स द ब्रिटिश फेयर, और काउच जो है वो ड्रॉन बाय 6 हॉर्सेस जो है यानी कि कोच एंड 6 लिखा हुआ ना कि आप कोच ड्रॉन बाय 6 हॉर्सेस, ठीक है। द ब्रिटिश फेयर यानी कि उसमें वो ब्रिटिश फेयर भी बैठी होती है। एज लॉन्ग एज एटलांटिस शैल बी रीड, यानी कि ये ऐसी एटलांटिस
बेसिकली एक ब्लू बुक को कहते हैं जो कि पॉप के टाइम में थी, दैट वाज सम सेक्सी बुक। और वो कहता है कि जी ये वो किताबें हैं जो कि अटलांटिस जो उसके वक्त में पॉप के ज़माने में पढ़ी जाती थी। और स्मॉल पिलो ग्रेस आ लेडीज़ बैंड, और जब भी कोई लेडी जो है अपने पिलो के ऊपर लेटेगी मतलब तो वो ये जो आज का जो ग्लोरियस प्राइज है ये याद करेगी। मतलब कहने का मतलब ये कि जब भी कोई फिश जो है वो स्ट्रीम में जाएगी या बर्ड हवा में उड़ेगा या कोच जो है उसको जो ऐसी कोच जिसके अंदर कोई ब्रिटिश फेयर होगी यानी कि कोई भी खूबसूरत लड़की बैठी होगी जिसको 6 घोड़े जो है वो उस कोच को लेके जा रहे होंगे, या एटलांटिस जब भी कोई लड़की पड़ेगी या वो लड़की अपने पिलो के ऊपर बड़ी ग्रेसफुली जो है वो सो जाएगी या लेटेगी। वाइल विजिट शैल बी पेड ऑन सोलम डेज, और कब जब विजिट्स मतलब होंगे उनके घर में, उनके गेस्ट आएंगे उनके घर में सोलम डेज पे। व्हेन नुमरस वैक्स लाइट इन ब्राइट ऑर्डर ब्लेज, और जब जो है ये वैक्स लाइट्स जो हैं मतलब दिए को कहते हैं बेसिकली, वो जो लैम्प्स होते हैं पुराने ज़माने के, जब वो वैक्स लाइट्स जो हैं वो जैसे हम मोमबत्ती को भी कहा करते हैं, दियों को भी कहा जाते हैं, जब ऑर्डर ब्लेज होंगे जब वो जलेंगे रातों में। वाइल निम्स टेक ट्रीट्स और अजाइन गिव, जब जो है वो निम्स जो हैं ख़वातीन जो हैं वो अपने लवर से मीटिंग करेंगी। सो लॉन्ग बाय ऑनर नेम प्रेस शैल लीव, तब भी ये ऑनर, कौन सा ऑनर है, वो जो उसने बैरन ने बेलिंडा की लट काट लिया, वो कहता है ये ऑनर, ये मेरा नाम और ये मेरी तारीफें जो हैं उस वक्त भी गूंजेंगी। यानी कि ये जब भी इस तरह के लम्हात होंगे तो ये जो बैरन साहब जो हैं उन्होंने लट काट ली है, वो कहता है ये तो मेरी लट जो है ना ये सारी उम्र पूरी दुनिया याद करेगी कि मैंने इतना शानदार मार्का मारा है। What time should spare from steel receives its date, और कब what time would spare from steel receives its date, और ये वो वक्त है कि ये जो स्टील है ना, स्टील यहाँ पे सॉर्ड को कहा जा रहा है, टाइम ऑफ, और डेट कह रहे हैं कि टाइम ऑफ इवेंट। ये जो टाइम ऑफ इवेंट है ना ये अभी स्टील ने जो है ना वो एनक्लोज कर लिया है, यानी कि ये जो टाइम है ना ये हमेशा के लिए इमोर्टल होके रह गया, ये लम्हा जो है हमेशा के लिए इमोर्टल होके रह गया। अब ये व्हाट टाइम शुड स्पेयर, ये जो वक्त गुजरा है ना ये स्टील ने जो है ना वो इमोर्टल कर दिया, क्योंकि ये स्टील जो है देयर आर थिंग्स माइट स्टैंड द रेवेजेस ऑफ टाइम बट आर डिस्ट्रॉयड बाय स्टील। इस स्टील ने जो है ना बहुत से वक्त जो है उनको तबाह करके रख दिया है, ठीक है। एंड मोनूमेंट्स लाइक मैन सबमिट टू फेट, और यही वो स्टील है जिसने मोनूमेंट्स यानी कि मेमोरियल स्टैचू मतलब ह्यूमन मेमोरियल स्टैचूज लाइक मैन सबमिट टू फेट, यही वो स्टील है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे थीम ऑफ वॉर आ रही है कि जब भी वॉर होती थी तो उसमें तलवारें इस्तेमाल होती थी, चाकू, छुरियाँ और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, आर्म्स एंड आर्मर सब स्टील के बने होते थे। तो ये वो स्टील है जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, इंसान की फेट को सबमिट कर दिया, मतलब इंसान को तबाह कर दिया। स्टील कुड द लेबर ऑफ द गॉड्स डिस्ट्रॉय, और स्टील एक ऐसी चीज़ है इवन डिस्ट्रॉयड इवन द वर्क्स ऑफ गॉड। इसने स्टील एक ऐसी चीज़ है यानी कि गॉड्स डिस्ट्रॉय लिखा है, यानी कि खुदा ने जितने काम किए, खुदा ने दुनिया बनाई, उस दुनिया को भी तबाह करके रख दिया। एंड स्ट्राइक टू डस्ट द इम्पीरियल टावर्स ऑफ ट्रॉय, और इन्होंने स्ट्राइक किया टू डस्ट द इम्पीरियल टावर्स ऑफ ट्रॉय, एम्पायर पैलेसेस ऑफ ट्रॉय को भी इस स्टील ने तबाह करके रख दिया। स्टील कुड द वर्क ऑफ मोर्टल प्राइड कन्फाउंड, ये स्टील ही है जो कि मोर्टल प्राइड को कंफ्यूज करके रख देता है, कन्फाइंड करके रख देता है। यानी कि जिसके पास पावर होती है ना वो उसके पास स्टील होता है और वो फिर उसका गलत इस्तेमाल करता है, एंड और फिर वो प्राइड में आ जाता है। एंड ह्यू ट्रिम्फल आर्चेस टू द ग्राउंड, आर्चेस कहते हैं यानी कि ह्यू कहते हैं ह्यूज को, आर्चेस टू द ग्राउंड यानी कि मट्टी मट्टी हो जाना। और बड़े बड़े जो ट्रिम्फल आर्चेस हैं, बड़े बड़े जो महल हैं, बड़े बड़े विक्टोरियस जिसे कहना चाहिए मोनूमेंट्स हैं, उसको इसने जो है आर्चेस में तब्दील कर दिया। बट वंडर देन फेयर निम्फ, तो इसके सामने इस निम्फ की क्या हैसियत है, इस स्टील के सामने इस निम्फ यानी कि बेलिंडा की फिर क्या हैसियत है। जब दायर हेयर शुड फील, कि तुम्हारे बाल फिर क्यों इतनी
शेम फील कर रहे हैं। द कंकरिंग फोर्स ऑफ अनरेजिस्टेड स्टील, द कंकरिंग ऑफ अनरेजिस्टेड मतलब ये जो स्टील है ये इररेजिस्टेबल है, तो ये कंकरिंग फोर्स है इस इररेजिस्टेबल स्टील की, कि इसके सामने कोई भी चीज़ जो है ना वो इससे ना तो टक्कर ले सकती है ना इससे मुकाबला कर सकती है। इसकी एक कंकरिंग पावर है कि इसके सामने जो आता है वो हार जाता है। और बेलिंडा के फिर बाल इसके सामने क्या हैसियत रखते हैं। कैंटो 4, अब यहाँ पे कैंटो 4 में बट एनेक्शियस केयर द पेंसिव निम ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। अब एनेक्शियस अब क्या है कि वो अब तो पीछे हमने पढ़ा ना कि भाई बेलिंडा की लट कट चुकी है, उसके बाद स्टील का पॉप ने एक बताया है कि थीम ऑफ वॉर भी उसके अंदर दी है उसने कि जी बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर एक स्टील का जो बताया है कि पावर का इस्तेमाल जो हमेशा गलत किया गया है, और जिसके पास स्टील होता है या स्टील जो है क्योंकि कैंची भी स्टील से बनी थी तो बेलिंडा भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकी। अब कैंटो 4 में बेलिंडा की कुछ हम देखेंगे कि उसका अब एटीट्यूड क्या है, वो बैठी हुई है, वो रो रही है। अब वहाँ से जो है वो एक सेल्फ जो है वो उठता है, उसको नोम कहते हैं, और वो जाता है केव ऑफ स्प्लीन, गॉडेस ऑफ स्प्लीन के पास। गॉडेस ऑफ स्प्लीन जो है वो केव ऑफ स्प्लीन में बैठी है। केव ऑफ स्प्लीन एक ऐसी जगह है जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा है, जहाँ पे खुशी की कोई लहर दौड़ती नहीं है। वो जो स्प्लीन है, गॉडेस ऑफ स्प्लीन है, उसके इर्द गिर्द आहें और नाशुक्री और सॉब्स एंड साइज ये सब उसके इर्द गिर्द है। एंग्जाइटी है, मिग्रेन पेशेंट्स हैं, इस तरह की खवातीन जो हैं, और डिप्रेस्ड खवातीन की एक केव ऑफ स्प्लीन इस तरह की खवातीन से भरी हुई है। कुछ के कहीं दर्द है, कुछ सर पकड़ के बैठी हुई है, कुछ सर पे पटका बांध के बैठी हुई हैं, मतलब इस तरह की कुछ खवातीन है जो केव ऑफ स्प्लीन में से है। अब वो जो सेल्फ नोम जाता है ना कि वो गॉडेस ऑफ स्प्लीन के पास, क्योंकि अभी तक जो है ना बेलिंडा चीखी नहीं है, बेलिंडा जो है अभी तक उसने कुछ गालियाँ शालियाँ नहीं दी, तो वो जो नोम होता है ना वो जाके कहता है गॉडेस ऑफ स्प्लीन को कि जी वो जो बेलिंडा है ना उसने तो अभी तक इस तरह का कुछ किया नहीं, इट मीन्स कि उसने आपका इनकार कर दिया। वो गॉडेस ऑफ स्प्लीन कहती है अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ये बैग ले जाओ, उसके ऊपर उल्टा देना तो तुम्हारा मतलब वो खुद ही से बोल पड़ेगी ना। तो फाइनली वो जो नोम होता है वो उस के गॉडेस ऑफ स्प्लीन से वो बैग लेता है जिसके अंदर सॉब्स और साए भरी हुई होती हैं, जिसके अंदर आहें और दर्दें और ये सारा कुछ भरा हुआ होता है, क्योंकि बेलिंडा ने अभी तक ऐसा कोई एक्ट नहीं किया होता। अभी तक वो वही एरिस्टोक्रेटिक खातून बन के बैठी हुई होती है और बस वो इसी सोचे बचार में रो रही होती है। एंड फाइनली वो जो नोम होता है उसके ऊपर जाके पूरा बैग उल्टा देता है, और फाइनली फिर पता चलता है कि बेलिंडा की भी जो ज़बान है ना वो चलना शुरू हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंटो 4 हम स्टार्ट करते हैं। बट एनेक्शियस केयर्स द पेंसिव, लाइन नंबर 469। बट एनेक्शियस केयर्स द पेंसिव निम ऑप्रेस्ट। एनेक्शियस केयर्स यानी कि वरिड थॉट, पेंसिव कहते हैं सोच में डूबा हुआ, निम्फ बेलिंडा, ऑप्रेस्ट कहते हैं लैकिंग इनर काम। ठीक है, अब वरिड थॉट्स जो हैं वो निम्फ की यानी कि बेलिंडा जो कि सोच में डूबी हुई है, पेंसिव निम्फ ऐसी निम्फ जो कि सोच में डूबी हुई है, उसको अंदर का इनर काम जो है उसको ख़त्म कर रही है। वो जो वरिड थॉट्स हैं कि जी मेरी तो लट कट गई है, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एंड सीक्रेट पैशंस लेबर्ड इन हर ब्रेस्ट, और वो जो सीक्रेट पैशंस हैं वो उसके ब्रेस्ट में घर कर गए हैं, यानी कि वो अब उसके दिल में वो जो सीक्रेट पैशंस हैं वो वसवसे हैं, कुछ इस तरह की थॉट्स हैं, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी और एम्बिवेलेंट जो उसकी थॉट्स हैं वो उसके अंदर जो है वरीज और एंग्जाइटीज वो सब उसके ब्रेस्ट के अंदर घर कर गई हैं। नॉट यूथफुल किंग्स इन बैटल सीज्ड अलाइव, कभी शायद ही कोई किंग्स जो हैं मतलब इतने ऑप्रेस तो शायद ही कोई किंग भी हों जितनी कि इस वक्त बेलिंडा बैठी हुई है, कि शायद ही कोई किंग जो है वो जब बैटल में कैप्चर्ड हो जाता है, जब उसको गुलाम बना लिया जाता है, तो शायद ही कोई किंग इतना गमज़दा हुआ हो। नॉट स्कॉर्नफुल वर्जन्स हु देयर चार्म सर्वाइव, ना ही कोई स्कॉर्नफुल वर्जन है ऐसी होगी जो कि कंटिन्यू टू स्कॉर्न मैन लॉन्ग आफ्टर देयर चार्म्स हैव फेडेड। नॉट आर्डेंट लवर्स रॉब्ड ऑल ऑफ ऑल देयर ब्लिस, ना ही कभी आर्डेंट यानी कि पैशनेट लवर जो है जिनको who have been deep deprived of consummation of love, not even added ladies,
हु इज yearning, मतलब यहाँ पे वो कहता है कि ऐसे हुस्ना ऐसे आर्डेंट लवर्स यानी कि ऐसे पैशनेट लवर्स जिनको अभी तक जो है उनकी बिलव्ड ने कोई आंसर नहीं किया, अभी तक वो पैशनेट जो लवर्स हैं वो जो है अभी तक शायद उनके अंदर इतनी कंज्यूमेशन ऑफ लव की वजह से शायद वो इतने डिसअपॉइंट ना हुए हों जितना कि बेलिंडा हो गई है। नॉट एंशिएंट लेडीज व्हेन रिफ्यूज्ड अ किस, ना ही वो पुरानी औरतें who is yearning for the kiss has remained devoted. Remote वाले, अच्छा मैं Not tyrants fires that unrepenting die, ना ही ऐसे टायरेंट्स जो है वो इतने गुस्से में आए हों that unrepenting die without repenting, जो कि विदाउट रिपेंटेड जो है वो डाई हो गए हों, बगैर रिपेंट के वो मर गए हों। नॉट सिंथिया व्हेन हर मोमेंटिव पिंड अवे, सिंथिया बेसिकली गॉडेस ऑफ मून को कहा जाता है, मून गॉडेस को कहा जाता है। ये एक इमेजिनरी नेम है कि जब उसके मेंटिव पिंड अवे, मेंटिव कहते हैं उसका वो जो चोगा है ना, पिंड अवे यानी कि ये कल्यूजन है कि उसका वो जो चोगा है वो पिंड अवे हो गया, दूर हो गया, यानी कि उसको उतार दिया गया। ये एवर फेल्ट सच रेज, शायद ही कभी उसको इतना गुस्सा आया हो, रिसेंटमेंट एंड डिस्पेयर, या उसके अंदर कोई रिसेंटमेंट हुई हो या कोई डिस्पेयर हुआ हो। एज द सैड वर्जन, अब वो कहता है कि एज द सैड वर्जन, कि अब ये जो सैड वर्जन है बेलिंडा है, फॉर दाई अनरेविश्ड हेयर, इतना तो शायद ही कोई गमजदा हुआ हो फॉर दाई अनरेविश्ड हेयर जितना कि बेलिंडा एज बेलिंडा फेल्ट फॉर द रेप ऑफ हर हेयर। बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हुस्ना ये देख लो ना जरा पहले, हुस्ना अच्छा जी आगे चलते हैं। लाइन नंबर है 479, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली वो जो निम्फ है बेलिंडा है उसके अंदर जो इतना ज़्यादा जो है एक डिप्रेसिंग मूड है उसको बयान किया गया और इसके अंदर भी एक एग्जेजरेशन का जो है पॉइंट दिया गया है। फॉर दैट सैड मोमेंट व्हेन द सेल्फ विड्रू, अब उस सैड मोमेंट में वो जो सेल्फ है वो विड्रू यानी कि वहाँ से उड़ता है। एंड एरियल वीपिंग फ्रॉम बेलिंडा फ्लू, और एरियल जो है वो भी रोता हुआ बेलिंडा को छोड़ के चला जाता है। अम्ब्रियल अ डस्की मेलनकली स्पिरिट, अब अम्ब्रियल का काम शुरू होता है। ये एक डार्क स्पिरिट है, अ मेलनकली स्पिरिट, मेलनकली यानी कि हर वक्त आहों सिसकियों वाला ये कोई स्पिरिट है, यानी कि ये एक ऐसी औरत का स्पिरिट है जो कि हर वक्त आहों और सिसकियों से भरी हुई थी और वो मरने के बाद जो है अम्ब्रियल बन गई। एज एवर सलीड द फेयर फेस ऑफ लाइट, और ये जो है स्पॉइल कर देता है, सलीड कहते हैं स्पॉइल करना, या किसी वाइट चीज के ऊपर ब्लैक कलर का धब्बा डाल देना, या मार्क डर्ट बिग ब्लॉट, ठीक है, या वो मेक डर्ट बिग ब्लॉट, या किसी चीज को डर्टी कर देता है या बड़ा सा ब्लॉट बना देता है, उसको कहते हैं जी सलीड। सलीड द फेयर फेस ऑफ लाइट, और ये जो है फेयर फेस ऑफ लाइट के ऊपर एक धब्बा है। डाउन टू द सेंट्रल अर्थ, अब ये कहाँ जाता है, ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर जाता है। हिज प्रॉपर सीन, जो कि उसका प्रॉपर सीन है, वहाँ पे वो बाकायदा उस वाइड व्यू ऑफ लैंड में जाता है। रिपेयर टू सर्च द ग्लूमी केव ऑफ स्प्लीन, और वो वहाँ पे क्या सर्च करने जाता है,
ग्लूमी केव ऑफ स्प्लीन है, वो रिपेयर टू सर्च द ग्लूमी केव ऑफ स्प्लीन, कि वो अब बेलिंडा को कैसे रिपेयर करे, और वो ये सारे मसले का हल ढूंढने के लिए केव ऑफ स्प्लीन के पास जाता है। स्विफ्ट ऑन हिज सूटी पिनियन फ्लिट्स द नोम। अब ये जो स्विफ्ट कहते हैं उड़ने को, तेज परवास को, क्विक स्पीडी, ठीक है, ऑन हिज सूटी पिनियंस, ठीक है, अपने सूटी कहते हैं डार्क, पिनियंस कहते हैं विंग्स को, फ्लिट्स कहते हैं फास्ट स्पीड, द नोम, ठीक है। अब ये जो नोम है, ये जो फरिश्ता है, सॉरी ये जो स्पिरिट है, ये जो है बड़े अपने डार्क विंग्स के ऊपर तेजी से स्पीडी मूव करता है या उड़ना शुरू कर देता है। एंड इन अ वेपर रीच द डिस्मल डूम, और ये डिस्मल डूम यानी कि डिप्रेसिंग प्लेस के ऊपर आखिरकार एक वेपर की फॉर्म में पहुंच जाता है। नो चेयरफुल ब्रीज दिस सलन रीजन्स, नो कोई भी चेयरफुल ब्रीज जो है इस सलन रीजन में, यानी कि इस केव ऑफ स्प्लीन का बताया जा रहा है। अब उसकी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी कि इस सलन रीजन में आज तक शायद ही कोई चेयरफुल ब्रीज सुनी गई हो। एंड द ड्रेड ईस्ट इज ऑल द वाइंड दैट ब्लोज, और शायद ही कोई ड्रेड ईस्ट जो है यानी कि ड्रेडन ईस्ट, यानी कि जो मशरिक से जो ड्रेडन ईस्ट वाइंड्स हैं, जो बुरी गमज़दा हवाएं हैं, वो इस केव ऑफ स्प्लीन में उड़ती हैं। मगरिबी हवाएं जो होती हैं वो नमी वाली होती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं। कूल ब्रीज को कहते हैं कि वो वेस्टर्न वाइंड्स है, जबकि ईस्टर्न वाइंड्स को क्या कहते हैं कि वो गमज़दा होती हैं, गर्म होती हैं, डिप्रेसिंग होती हैं। तो इस वजह से इसको ड्रेडन ईस्ट कहा गया, यानी कि ईस्ट वाइंड इस केव ऑफ स्प्लीन में चलती हैं। हेयर इन अ ग्रोटो, ग्रोटो कहते हैं केव को। शेल्टर्ड क्लोज फ्रॉम एयर, जो कि जहाँ पे हवा, शेल्टर क्लोज फ्रॉम एयर यानी कि हवा वहाँ पे आती नहीं है, हवा का एक झोंका भी उसके अंदर नहीं आता वो। एंड स्क्रीन्ड इन शेड फ्रॉम डे डिटेस्ट ग्लेयर, और इसके अंदर ये स्क्रीन्ड है, यानी कि इसके अंदर एक रोशनी का जो किरण है वो भी इसके अंदर नहीं आती। यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, शेल्टर्ड क्लोज फ्रॉम एयर यानी कि वो टोटली क्लोज है, उसके अंदर हवा नहीं आती। दूसरा स्क्रीन्ड इन शेड्स, यानी कि वो स्क्रीन्ड है शेड्स के मुकाबले में, यानी कि वो हम कहते हैं ना कि ये अनब्रेकेबल है। और बाज़ हम इस तरह के कई वर्ड्स हैं कि जी ये इस तरह से नहीं हो सकता, मतलब अनब्रेकेबल है। इसी तरह यहाँ पे स्क्रीन्ड इन शेड्स लिखा हुआ है, यानी कि इसके अंदर ये शेड्स से भरी हुई है और उसके अंदर एक भी सूरज की किरण उसके अंदर नहीं आती। शी साई फॉर एवर ऑन हर पेंसिव बेड। अब ये जो गॉडेस ऑफ स्प्लीन है ना, वो हर वक्त आहें भरती रहती है ऑन हर पेंसिव बेड, मतलब औरतों की जो है इसमें एक एनेक्साइटी या उनका जो रवैया है नॉर्मल ख़वातीन का, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, वो किस तरह से हर वक्त बस कभी सर पकड़ा हुआ होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी यहाँ दर्द वहाँ दर्द। तो ये बेसिकली उस मूड के ऊपर एक बहुत बड़ा सटायर है। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 18th सेंचुरी में होता था। अब कहने को हम ये कहते हैं कि लंदन एक ऐसी स्टेट है कि हम उसको समझते थे कि बड़ी पढ़ी लिखी है। एज अ पाकिस्तानी हम यही सोचते हैं ना, पता नहीं लंदन की लाइफ कैसी होगी। अजीब सा नहीं लग रहा कि वो भी पाकिस्तानी लेडीज़ की तरह ही करती हैं, ठीक है। शी साई फॉर एवर ऑन हर पेंसिव बेड, पेन एट हर साइड, कि एक साइड पे उसके पेन है। एंड मिग्रेम एट हर हेड। हाँ जी भाई अनम, मिग्रेन एट हर हेड, क्या ख्याल है? ठीक है, गॉडेस ऑफ स्प्लीन के बारे में। और उसके बाद क्या होता है, 2 हैंडमेड्स वेट द थ्रोन। 2 हैंडमेड्स यानी कि 2 मेड सर्वेंट्स जो हैं उसके थ्रोन के साइड पे खड़ी हुई होती हैं, अलाइक इन प्लेस, और वो उसी प्लेस के ऊपर इकट्ठी खड़ी हुई होती हैं, बट डिफरेंट फार इन फिगर एंड फेस, लेकिन दोनों अपीयरेंस और फिगर में, टेक्सचर में टोटली डिफरेंट हैं। हियर स्टूड इल नेचर लाइक एन एंशिएंट मेड। एक जो है वो जो 2 ख़वातीन हैं उनको बयान किया जा रहा है, जो हैंडमेड्स हैं यानी कि जो 2 मेड सर्वेंट्स हैं। अब एक तो जो है वन साइड ऑफ द गॉडेस थ्रोन स्टैंड इल नेचर, ठीक है, एक साइड वाली तो टोटली इल नेचर को पोर्ट्रे कर रही है जो एंशिएंट मेड है, लाइक एन ओल्ड हैग येट अनमैरिड, ठीक है। हेयर रिंकल्ड फ्रॉम द ब्लैक एंड वाइट अरे, जो कि रिंकल्ड है और ब्लैक और वाइट ड्रेस के अंदर है। अरेट कहते हैं ड्रेसअप होना, किसी ड्रेस के अंदर ड्रेसअप होना, ठीक है।
तो जो एक जो है वो बिल्कुल इल नेचर है, जो कि एक एंशियंट मेड है जिसके चेहरे पर रिंकल्स हैं और वो ब्लैक और वाइट ड्रेस के अंदर है, विद स्टोर ऑफ प्रेयर्स फॉर मॉर्निंग्स नाइट्स एंड नून, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर ऑफ प्रेयर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बद्दुआएं हैं फॉर मॉर्निंग नाइट्स एंड नून, कि वो सुबह दोपहर शाम सिर्फ बद्दुआएं करती रहती है। वो ऐसी इल नेचर खातून है। बाज होती है ना खवातीन, उनको ज़रा सा कुछ कहो, वो जो गली मोहल्ले वाली खवातीन होती हैं उनको ज़रा सा कुछ कहो तो वो गालियाँ देने लग जाती हैं, छोटी छोटी बातों पे बद्दुआएं शुरू हो जाती। बाज माएँ मैंने देखी हैं, वो छोटी छोटी बातों पे बच्चे को कहती है, मैंने ऐसी ऐसी माएँ देखी हुई हैं, वो कहती हैं कि अल्लाह करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह करे यूँ हो जाए, तुम यूँ हो जाओ, तुम फलाने हो जाओ। मतलब मैं अजीब ऐसी खवातीन, और मज़े की बात है कि ये पाकिस्तानी खवातीन और ऐसी खवातीन लंदन में भी हैं, ठीक है, 18वीं सेंचुरी लंदन में भी ये सारे कारनामे होते हैं, वहाँ की भी खवातीन ऐसी ही हैं। और मैं जब तक इंग्लिश लिटरेचर मैंने नहीं पढ़ी थी तो मुझे लगता था कि शायद ये जो इंग्लिश पीपल है, ब्रिटिश लोग हैं, ये शायद बहुत ही ज़्यादा एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो शायद इनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने रेप ऑफ द लॉक को पढ़ा कि अच्छा वहाँ पे भी ऐसे होता, ठीक है। विद स्टोर ऑफ प्रेयर फॉर मॉर्निंग नाइट्स एंड नून, हर हैंड इज फिल्ड हर बॉसम विद लम्पून, और उसके जो हाथ जो हैं वो हर वक्त उठे रहते हैं बद्दुआओं के लिए, और उसके जो बॉसम है यानी कि उसका जो हार्ट है, उसका जो सीना है, वो किससे, लम्पून्स यानी कि इंसल्टिंग सटायर से भरा रहता है, हर वक्त जो है ना वो तंज से भरा रहता है। लम्पून्स कहते हैं तंज को, तानाजनी करना, ठीक है। देयर अफेक्टेशन, और दूसरी तरफ कौन है, अफेक्टेशन है। अब ये दो खवातीन है, एक का नाम इल नेचर है, दूसरी का नाम अफेक्टेशन है। ये जो उस केवस प्लेन के गिर्द जो दूसरी खातून खड़ी थी ना, दूसरी मेड सर्वेंट, अब उसको बयान किया जा रहा है विद अ स्टिकी मेन। स्टिकी मेन कहते हैं कलरलेस अपीयरेंस की कोई मेन है उसके, शी हैज अ स्टिकी पेल अपीयरेंस, ठीक है। हाँ जी, साबुन क्या, मैं देती हूँ, बाथरूम में पड़ा हुआ। शोज इन हर चीक द रोजेस ऑफ 18, ठीक है। अब उसके चीक्स में है तो वो बेसिकली कलरलेस अपीयरेंस की, लेकिन उस शोज इन हर चीक्स द रोजेस ऑफ 18, बेसिकली वो है तो उसकी अपीयरेंस तो बड़ी पेल और सिकली है, लेकिन वो अपने चीक्स के ऊपर आर्टिफिशियल बाय सम आर्टिफिशियल मीन्स वो क्या करने की कोशिश करती है, रोज कलर ऑफ 18 ईयर्स। अक्सर खवातीन को आदत होती है ना, उम्रें उनकी ज़्यादा होती हैं और उनकी कोशिश होती है कि हम 18 साल की लगें, तो उसके लिए वो कुछ आर्टिफिशियल मीन्स इस्तेमाल करती हैं। ये अब उसको बताया जा रहा है, प्रैक्टिस टू लिस्ट कहते हैं स्पीच को, और वो बड़े अंदाज से बातें करने की कोशिश करती हैं। ब्रश चाहिए, वो किचन में पड़ा, कौन सा साबुन चाहिए? अच्छा भाई को जरा 15 मिनट ठहरे, बाजी फारिग हो के आते हैं। शोज ऑन हर चीक्स द रोजेस ऑफ 18, प्रैक्टिस टू लिस्ट एंड हैंग द हेड असाइड, और वो क्या करती है कि बड़े तरीके से, बड़े नखरे से बोलने की कोशिश करती है, और हैंग द हेड असाइड। आजकल वो देखें लड़कियां तस्वीरें खिंचवा रही होती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी होकर खींच रही होती है, और मैं अक्सर अपनी कजन्स को छेड़ रही होती हूँ कि यार ये कौन सा तरीका है टेढ़े होकर तस्वीर खिंचवाने का ना। सब वो थोड़ी सी टेढ़ी हुई होती हैं, एक कंधा शो हो रहा होता है, एक साइड हेड की शो हो रही होती है, और मैं उनको कहती हूँ यार ये कौन सा तरीका है तस्वीर खिंचवाने का, मतलब अगर आपने पिक की लेनी है तो ज़रा सीधे होके खड़े होके पिक लो ना। तो आजकल भी यही चल रहा है जो फैशन में है। तो अब ये वहीं पे वो बता रहा है कि प्रैक्टिस टू लिव, यानी कि वो बड़ी आर्टिफिशियल मीन से स्पीच करने की कोशिश करती है, बात करने की कोशिश करती है, और वो बड़े पोस्चर ऑफ मॉडेस्टी में जो है, शी ऑलवेज हैंग हर हेड इन एन अफेक्टेड पोस्चर ऑफ मॉडेस्टी, ठीक है। अफेक्टेशन दिखाइए ना, अफेक्टेशन किसे कहते हैं, एक्ट इंटेंट टू इम्प्रेस, ठीक है, यानी कि अफेक्टेशन कहते ही एक ऐसे एक्ट को कहते हैं जो कि हम इंटेंट करते हैं ताकि हम दूसरों को इम्प्रेस कर सकें। तो ये अफेक्टेशन है, एक खातून है जो कि केव ऑफ स्प्लीन में है, उसको बयान किया जा रहा है। फेंट्स इनटू एयर एंड लैंग्वेजेस विद प्राइड। अब ये क्या है, फेंट्स इनटू एयर, यानी कि ये जो है फेंट होती है एयर में। शी समटाइम्स फॉल्स इनटू फिट्स ऑफ सूनिंग,
और उसके बाद क्या है, एंड लैंग्वेजेस विद प्राइड और देन प्रिटेंड्स टू बी एज डेलिकेट एंड फ्रेजाइल एज टू सीन, मतलब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, एंड लैंग्वेजेस विद प्राइड ऑन द रिच क्विल्ट सिंग्स विद बिकमिंग वो, ठीक है। और वो लैंग्वेज है यानी कि पिंड है वो प्राइड के साथ, ऑन रिच क्विल्ट सिंग्स विद बिकमिंग वो, और जब भी उसको गुस्सा आता है तो वो रिच क्विल्ट के अंदर दब जाती है। जैसे अक्सर लड़कियों को रोना आता है, सीधा बेड की शामत आ जाती है, बेड और सराने की शामत आ जाती है, बस वो सराने के अंदर मुंह देती हैं और रोना शुरू कर देती हैं, ऐसे ही होता है। रैप्ड इन अ गाउन फॉर सिकनेस, और वो हर वक्त गाउन में रैप्ड हुई रहती हैं और हर वक्त वो सिकनेस शो करती रहती हैं। एंड फॉर शो द फेयर वंस फील सच एज मेलेडीज, मेलेडीज कहते हैं इलनेस को, और इस तरह की जो फेयर वंस होती हैं वो हर वक्त इलनेस जो है अपने अंदर फील करती रहती हैं, हर वक्त अपने आप को वो बीमार तस्वुर करती हैं। When each new night dress gives a new disease, और वो डेली एक न्यू ड्रेस चेंज करती हैं और उनका हर न्यू ड्रेस जो है वो न्यू डिजीज को पोर्ट्रे करता है। अ कॉन्स्टेंट वेपर ओवर द पैलेस ऑफ फ्लाइज, ठीक है। अब एक कॉन्स्टेंट वेपर आता है जो कि पैलेस ऑफ फ्लाइज के ऊपर से आता है। आ कॉन्स्टेंटली इन अ प्लेस ऑफ वेपर फ्लोट्स स्ट्रेंज फैंटम्स, फैंटम्स कहते हैं इल्यूजन्स को, ठीक है। अजीब सी इल्यूजन्स होती हैं, राइजिंग एज द मिस्ट अराइज, जैसे ही मिस्ट अराइज होती है तो अजीब किस्म की कुछ वेपर्स जो है वो भी राइज होना शुरू हो जाते हैं। ड्रेडफुल एज हर्मिट्स ड्रीम्स इन हॉन्टेड शेड, ये इतने ही ड्रेडफुल हैं एज हर्मिट्स ड्रीम, जैसे कि कोई गोस्ट का फिगर होता है, ठीक है। हर्मिट कहते हैं किसी डरावने ख्वाब को, इन हॉन्टेड शेड यानी कि जैसे किसी इवल स्पिरिट की वजह से कोई आपको डरावना ख्वाब आता है या आप डर जाते हैं। और ब्राइट एज विजन्स ऑफ एक्सपायरिंग मेड, और या वो जो है कोई ऐसा मतलब नाइट मैरिज ड्रीम होता है ऑफ हर्मिट स्लीपिंग इन अ केव हॉन्टेड बाय इवल स्पिरिट और समथिंग दे हैव डैजलिंग ब्राइट अपीयरेंसेस, मतलब कोई ऐसी ब्राइट अपीयरेंसेस उसके सामने आना शुरू हो जाती हैं। एज विजन ऑफ एक्सपायरिंग मेड लाइक द डिवाइन विजन ऑफ डाइंग मेड्स, मतलब कोई स्पिरिट आना शुरू हो जाता है उनके सामने जैसे कोई डिवाइन मेड होता है, मेड होती है। नाउ ग्लेरिंग फिएंट्स, फिएंट्स कहते हैं डेवल्स को या दुश्मनों को। अब वो जो ग्लेरिंग फिएंट्स हैं, डेवल्स एंड स्नेक्स ऑन रोलिंग स्पायर्स, अब ये स्केल ऑफ स्प्लीन की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ फिएंट्स यानी कि कुछ डेवल्स और स्नेक्स जो हैं वो भी रींग रहे होते हैं। पेल स्पेक्टर गैपिंग टॉम्स एंड पर्पल फायर, पेल स्पेक्टर उन बूढ़े लोगों को कहा जा रहा है, उन बूढ़ी खवातीन को कहा जा रहा है जो कि इतनी थिन हो गई हैं कि वो स्पेक्टर बन गई हैं, यानी कि स्पेक्टर कहते हैं किसी जिन भूत की तरह का हो जाना, ठीक है। वो टोटली बूढ़ी हो के वो पेल स्पेक्टर बन गई हैं। और गैपिंग जो है यानी कि पेल गोस्ट उनकी कुछ लुक ऐसी होगी जैसे कोई पेल गोस्ट होते हैं सम, और कुछ गैपिंग टॉम्स की तरह हो गई हैं, कुछ यानी कि ओपन ग्रेव्स की तरह हो गई हैं, कुछ पर्पल फायर्स यानी कि कुछ सम लुक फ्लेम्स ऑफ अननेचुरल डीप रेड कलर, कुछ अननेचुरल डीप रेड कलर की फॉर्म में हो गई हैं। और ये किस वजह से, क्योंकि उनके अंदर इतनी एंग्जाइटीज़ है, इतना डिप्रेशन है, इतना सारा कुछ है। बेसिकली ये जो इंसान को गम है ना, ये बूढ़ा कर देता है। जो लोग हर वक्त परेशान रहते हैं, अच्छी सोच नहीं सोचते, पॉजिटिव रहने की कोशिश नहीं करते, अल्टीमेटली ये जो दिमाग की नेगेटिव सोचे ना वो उनके ऊपर तारी होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना वो जो खाली दिमाग होता है खतरा जान होता है, ठीक है। तो नाउ लेक्स ऑफ लिक्विड गोल्ड एलिजियन सीन, अब जो है वो जो लिक्विड गोल्ड है ना, मोल्टन गोल्ड है, सम अदर्स लुक्स लाइक मोल्टन गोल्ड प्रेजेंटली हेवनली, ठीक है। वो बिल्कुल मोल्टन गोल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा हेवनली लगती हैं। एलिजियन सीन, एलिजियन सीन यहाँ पे ना पैराडाइज को कहा जाता है। वो इस तरह की मोल्टन गोल्ड हैं जैसे प्रेजेंटिंग हेवनली, कुछ हेवनली सी पैराडाइज सी लग रही हैं। एंड क्रिस्टल डोम्स एंड एंजल्स इन मशीन, और कॉज सस्पिशियंस विच नो सोल वॉज रूट स्पेक्टिकल लाइक पैलेसेस मेड ऑफ प्योर ग्लास, ठीक है। और वो कुछ इस तरह से लग रही है जैसे कुछ क्रिस्टल डोम्स होती हैं। एंड एंजल्स इन मशीन, और कुछ वहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई हेवनली मशीन होती है। अब हर्मिट जो है ना, बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है हर्मिट। हर्मिट कहते हैं अकेलेपन का मोहताज हो जाना, ठीक है।
और यहाँ पे जो हर्मिट है वो किस लिए यूज हुआ है कि वो कोई एवल स्पिरिट है, ठीक है, एवल स्पिरिट है जो इंसान की सोचों पे हावी हो जाता है। दूसरा यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है एलिजियन सीन। एलिजियन कहते हैं कि एक पैराडाइज को जो हम अपने ख्यालों में एक आइडियल वर्ल्ड बना देते हैं और उसके कोई क्रिस्टल डोम्स होते हैं और एंजल्स इन मशीन, यानी कि अब वहाँ पे इंसान अपने दिमाग में एक आइडियल वर्ल्ड बना लेता है, ठीक है। और जब वो उस आइडियल वर्ल्ड को नहीं पाता तो फिर क्या होता है, वो जो हर्मिट ड्रीम्स होते हैं वो उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाते हैं, वो एक अकेलेपन का शिकार हो जाता है और फाइनली वो डिप्रेसिंग मूड में आ जाता है। अब यहाँ पे इन सारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कभी एक्सपायरिंग मेट्स कहा जा रहा है, कभी उनको फिएंड्स कहा जा रहा है, उन्हीं को स्नेक्स कहा जा रहा है, उन्हीं को पेल स्पेक्टर कहा जाता है, इन्हीं डिप्रेसिंग खवातीन जो हैं उन्हीं को पेल स्पेक्टर कहा जा रहा है, उन्हीं को गैपिंग टॉम्स कहा जा रहा है। यानी कि इन खवातीन के ऊपर सटायर है कि समटाइम एक बहुत बड़ा सटायर ये भी है कि बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ होती नहीं है जितनी हम खुद बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो दर्द बार बार होते हैं ना, वो मोस्टली डिजीज़ हवा से नहीं होती, मोस्टली डिजीज़ हमारे गम की वजह से होती हैं, ठीक है। अगर हम अपने गम के ऊपर कंट्रोल कर लें तो हमारी बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे सारा जो ड्रीम ऑफ हर्मिट जो है वो डिनोट कर रहा है सैडनेस को, लॉनलीनेस को, कॉज बाय द अनफेथफुलनेस ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, इसको कहते हैं हर्मिट ड्रीम को। और ये जो एलिजियन सीन है इसको कहते हैं डिज़ायर टू विड्रॉ ऑफ लाइफ एंड पीपल, कि हमारी एक डिज़ायर है कि वो स्प्लीन को क्यों कहा गया, वहाँ पे हर वो औरत जो कि ज़िंदगी से तंग आ गई है, लाइफ और पीपल से तंग आ गई है, वो वहाँ से दूर हो के वो स्प्लीन में जाके पनाह ले लेती हैं। ऐसी खवातीन को, ऐसी चिड़चिड़ी और अकेलेपन की मोहताज खवातीन को बेसिकली ये हर्मिट ड्रीम जो है ये पोर्ट्रे कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। अननंबर्ड थ्रोन्स ऑन एवरी साइड आर सीन, ठीक है। अननंबर्ड थ्रोन्स यानी कि थ्रोन्स कहते हैं क्राउड्स को, ऑन एवरी साइड आर सीन, एवरी साइड किसके, एवरी साइड ऑफ गॉडेस आर सीन, ठीक है। मतलब न्यूमरस पीपल इन क्राउड्स आर सीन स्टैंडिंग ऑन एवरी साइड ऑफ द गॉडेस of bodies changed to various forms by spleen, or their bodies have been distorted into various form of goddess of spleen. Here living teapot stand, one arm held out. कुछ जो खवातीन है वो कुछ इस तरीके से खड़ी हैं, मतलब इस एक्शन में खड़ी हैं या इस उसमें एफेक्टेशन मैनर में खड़ी हुई हैं जैसे कोई टी पॉट स्टैंड होता है, ठीक है। हमारे अक्सर खवातीन होती हैं, आपने तस्वीरों में देखा होगा, आजकल वो ये टी पॉट स्टैंड वाला पिक्स में बड़ा कॉमन हुआ है पोज, है ना। एक हाथ जो है हम ये कमर के ऊपर रखते हैं, दूसरा सीधा होता है, वो ऐसे ही लग रहा होता है खातून नहीं है, कोई टी पॉट खड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एंड वन आर्म हेल्ड आउट, उसके बाद है वन बेंड द हैंडल दिस एंड दैट द स्पाउट, और एक बेंड हुआ होता है हैंडल दिस और दूसरा जो है वो स्पाउट हुआ होता है। अब पम्पकिन देयर लाइक होमस ट्रिपॉड वॉक, और वहाँ पे एक पम्पकिन होता है जैसे कोई होमस का ट्रिपॉड यानी कि 3 लेग टेबल्स जो है वो या स्टूल जो है वो वॉक कर रहा हो, यानी कि अक्सर औरतें होती हैं उनकी टांग में दर्द होता है तो वो लंगड़ा के चलती हैं, ये उनके ऊपर सटायर है। हेयर साई अ जार देयर अ गूस पाई टॉक, यहाँ पे जो एक जार है वो भी साई कर रहा है, वो भी आहें भर रहा है। और गूस पाई टॉक यानी कि ये जो गूस पाई टॉक का मतलब है वाटर बर्ड नीड पेक इन पेस्ट टू मेक सम सॉर्ट ऑफ केक, ठीक है। तो गूस पाई टॉक यानी कि वो अजीब अजीब सी बातें चल रही हैं। मैन प्रूव विद चाइल्ड एज पावरफुल फैंसी वर्क, और देयर आर ऑल्सो मैन फैंटेस्टिकली लेबरिंग अंडर द ऑब्सेशन, ठीक है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह काम कर रहे हैं, एज पावरफुल फैंसी वर्क, जैसे वो कोई जो है बिल्कुल ऐसे जैसे कोई प्रेग्नेंट खातून होती है। मेड टर्न बॉटल्स कॉल अलाउड फॉर टॉप्स, और वो जो मेड्स जो हैं उन्होंने अपने आप को मतलब एक अपने आप को ऐसे इमेजिन कर लिया है, मतलब दोज मेड्स या दोज वर्जन हु इमेजिन देमसेल्व्स टू बी ओपन बॉटल्स और फिर क्या किया उन्होंने,
मेट्स टर्न बॉटल कॉल अलाउड फॉर टॉप, जो कि स्टॉपर्स को कॉल कर रही हैं कि यार क्राई पिटियसली फॉर स्टॉपर टू क्लोज देयर ऑर्टिफाइस, यानी कि वो अपना कॉल कर रही हैं कि इतना वो प्रेग्नेंट खवातीन हैं और वो इतना ज़्यादा बोल रही हैं कि शायद एक कॉर्क चाहिए उनका मुंह बंद करने के लिए, यानी कि उनकी आहें और सिसकियाँ इतनी ज़्यादा हैं। से पास द नोम थ्रू दिस फैंटास्टिक लैंड। अब ये जो अम्ब्रियल है, ये जो नोम है, अम्ब्रियल क्या था ना, उसी को नोम कहा जाता, वो जो डार्क कलर का एक स्पिरिट था। अब वो यहाँ पे जाता है थ्रू द फैंटास्टिक बैंड, उस फैंटास्टिक बैंड के अंदर से, यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ शेप्स एंड फॉर्म्स था ना जो अभी पीछे बताया गया, टी पॉट और स्टूल जो है 3 लेग, तो वो थ्रू दिस फैंटास्टिक बैंड जो है वो अंदर जाता है। अब ब्रांच ऑफ हीलिंग स्प्लीन वॉट इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक ब्रांच ऑफ हीलिंग स्प्लीन वॉट है इन हिज हैंड, ठीक है। और मतलब देन दस एड्रेस द पावर हेल वेवर्ड क्वीन, और फिर वो उस पावरफुल क्वीन को कहता है कि हे वेवर्ड क्वीन, ओ क्वीन ऑफ स्प्लीन हु रूल द सेक्स टू 50 फ्रॉम 15, जो कि 15 ईयर्स की खातून से लेके 50 ईयर्स की खातून के ऊपर रूल कर रही है। पेरेंट ऑफ वेपर्स, वेपर्स कहते हैं मिलनकली को, यानी कि हर वक्त टेयरिंग की, यानी कि तुम जो हो मिलनकरी की पेरेंट हो। एंड ऑफ फीमेल विट, विट कहते हैं स्मार्टनेस को, तुम फीमेल स्मार्टनेस की जो खातून पेरेंट हो, यानी कि तुम ही ने ये स्मार्टनेस को फीमेल के और फीमेल की मिलनकली को तुमने जन्म दिया है। हु गिव द हिस्टेरिक और पोएटिक फेस, तुम ही हो जिसने हिस्टेरिक और पोएटिक फेस, फिट कहते हैं क्रेज फॉर पोइट्री राइटिंग, यानी कि राइट डाउन इन हैशटैग, ठीक है। तुम ही ने इस खातून को हिस्टेरिक और पोएटिक फिट दिए हैं। ऑन वेरियस टेम्पर्स एक्ट बाय वेरियस वेज, कि वो डिफरेंट टेम्पर्स में डिफरेंट वेज में एक्ट करती है। मेक सम टेक फिजिक साइकिक, सॉरी, और कुछ को तो मेक सम टेक साइकिक, किसी को तुम मेडिसिन पे लगा देती हो, कोई साइको हो जाती है। एंड अदर स्क्रिप्टेड प्लेज, और कुछ जो है वो ड्रामे वगैरह बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही होता ना, ख़वातीन जब बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं अल्टीमेटली, या तो वो प्लेस, कुछ लड़कियां नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देती हैं फ्रस्ट्रेशन में, कुछ ड्रामे बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर देती हैं, कुछ स्टार प्लस के ड्रामे बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर देती हैं। तो बेसिकली वो यही बता रहा है कि वो बेसिकली जब उनके ऊपर एक साइकिक टेम्परामेंट आता है तो वो ड्रामों की तरफ लग जाती हैं। Who cause the proud their visit to delay, और वो इतनी प्राउड होती हैं कि वो अपने साथ वाला जो नेबर होता है उसके घर भी विजिट करने नहीं जाती जबकि उनका नेबर जो है वो बीमार होता है। एंड सेंड द गॉडली इन अ पेट टू प्रे, और वो जो है इन अ फिट ऑफ स्प्लेंटिक टेम्पर में वो कभी भी मतलब चली जाती हैं। निम्फ देयर इज दैट ऑल दाई पावर डिस्टे, एक वहाँ पे एक निम्फ भी है जिसने तुम्हारी तमाम पावर्स को डिस्डेन कर दिया, यानी कि बेलिंडा को वो कह रहा है कि वहाँ पे दुनिया में एक ऐसी निम्फ है जिसपे तुम्हारी अभी तक कोई पावर नहीं चली। तुम तो 15 साल की खातून से लेके 50 साल की खातून पे तुमने इतना राज किया है, उसको तुमने ये सारी बीमारियां लगा दी हैं, लेकिन एक दुनिया में एक ऐसी निम्फ है जिसका नाम बेलिंडा है और उस पर अभी तक तुम्हारी कोई ताकत, कोई जोर नहीं चला। एंड 1000 मोर इन इक्वल मेट्स मेंटेन, और जो है जो 1000 अदर इन कॉन्फ्रेंस, मतलब अब वहाँ पे कुछ ऐसी और भी खवातीन हैं जो अभी तक खुश है, यानी कि वो गॉडेस ऑफ स्प्लीन को कह रहा है, वो जो अम्ब्रियल है, स्पिरिट है, कि भाई दुनिया में अभी 50 कई थाउजेंड और भी खवातीन हैं जो अभी तक खुश हैं, तुम्हारा वार उनके ऊपर नहीं चला, ना कि बेलिंडा के ऊपर चला। यानी कि वो कहता है कि वो डिप्रेसिंग मूड अब बेलिंडा के ऊपर भी ला के दिखाओ, और वो डिप्रेसिंग मूड वहाँ पे वो जो 1000 और खवातीन इतनी खुश रह रही हैं मेरी और आपकी तरह, उनके ऊपर भी अपना वार चला के दिखाओ तो फिर तुम्हें माने, ठीक है। वो बेसिकली गॉडेस ऑफ स्प्लीन की ताकत को जो है चैलेंज कर रहा है, ठीक है। इधर तक अनम कोई बेटा पॉइंट हो जो ना समझ आया हो? नहीं, ऑलमोस्ट आज जो मैंने कल सब्जी पढ़ी थी, बस मुझे इतना कहती कि आप ना 3-4 लाइन्स में जो अभी तक ये पढ़े हैं इसको बस 3-4 लाइन्स में मुझे एक दफा दोबारा समराइज कर दिया। आज हमारा हो गया है 534 लाइन,
534 तक हो गया बेटा। इसमें जस्ट केव ऑफ स्प्लीन का बताया गया है कि उसके अंदर मेलंकली है, ये है, वो है। बेसिकली दैट इज अ सटायर ऑन ये जो हमारी खवातीन है ना, जो हर वक्त डिप्रेसिंग मूड में रहती हैं, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी सटायर है, ठीक है। खवातीन क्या होती हैं, घर में होती हैं। आम तौर पे भी देखा जाए, हमारे मुआशरे में भी अगर देखा जाए तो नॉर्मली क्या होता है, आप जिस औरत को उठा के देख लेना, वो अपने घर के मसले मसाइल ही बयान करी होती है। होता है ऐसे आनम? होता ऐसे ही है ना? यकीन नहीं आ रहा ना, लंदन में भी ऐसे होता है। सही बात है। नहीं आ रहा यकीन ना? तो वही ना, आपके मसले हैं और हमारे देसी मसले हैं तो हाँ। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि दैट इज एन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, वो एक पढ़ी लिखी फैमिली है। हम समझते हैं जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, उनकी जो औरतें होती हैं शायद उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होते जो गली मोहल्लों वाली औरतों के होते हैं। ऐसे ही है, या जो पाकिस्तान की औरत के मसले हैं वो बाहर की औरत के मसले हैं ही नहीं। हाँ, ऐसे ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सटायर है एक वुमेन नेचर के ऊपर, कि वुमेन जो है वो पॉप जो है, बेसिकली मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि दैट इज नॉट ओनली अ सटायर ऑन 18th सेंचुरी लंदन, दैट इज अ सटायर ऑन वुमेन ऑफ 18th सेंचुरी, जो कि हर वक्त एफ्लिक्शन में रहती है, जिसे सिवाय अपने आप को पोस्ट करने के, एफ्लिक्शन के, जिसे अफेक्टेशन के अलावा और कोई काम ही नहीं है, जो हर वक्त सजती है, संवरती तो है, अपने ऊपर को, अपने आप को ऊपर से तो सजाती है, लेकिन अंदर उसका बहुत खोखला है, अंदर हमेशा वो गम में रहती है। और अब वो क्या कह रहा है एंड में, वो गॉडेस ऑफ स्प्लीन को एम्ब्रॉयल कह रहा है कि भाई वहाँ पे 50 और औरतें भी हैं, 50,000 और औरतें भी ज़मीन पे खुश हैं, उनके ऊपर अभी तक तुमने अपनी जादू की छड़ी नहीं चलाई, अब उसके ऊपर भी चला के दिखाओ। तो अब ये जो एरियल्स और गार्ड उसके थे बेलिंदा के स्टार्ट में, तो वो बहुत उसका ख्याल कर रहे थे और उसको गार्ड करते थे, लेकिन अब वो आके वो स्लीप के पास आता है कि वो बेलिंदा तो चीखी नहीं है या वो रोई नहीं है या उसने कोई शोर नहीं किया, तो वो जिसमें उसको बैग देती है साइज और सोप का, तो उस पर जाके फेंको ये बैग आके उस पर वो चीज आते, तो वो इतनी नेगेटिविटी फिर बेलिंदा के लिए उसका उसी का अम्ब्रियल जो है वो बेलिंदा के लिए ऐसे क्यों सोच रहा है। बिल्कुल। असल में ये सारे स्पिरिट्स थे ना जो अपना अपना काम कर रहे थे। अभी तक नोम ने अपना काम नहीं किया था, अम्ब्रियल ने अपना काम नहीं किया था, दैट वाज द डार्क स्पिरिट ना। ये उस खातून का स्पिरिट था जो कि दुनिया में आहों और सिस्कियों के साथ मर गई, ठीक है। ये उसका स्पिरिट में आ जाता है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली अब ये अम्ब्रियल गया है कि वो स्प्लीन के पास अपना रोल प्ले करने, जब सारे उड़ जाते हैं स्पिरिट्स उसके पास से, तो अम्ब्रियल भी उड़ के वो स्प्लीन के पास जाता है और वो सारा वो मेलनकली और डिप्रेस और ये सारे डिप्रेसिंग मूड्स जो हैं वो केवो स्प्लीन से लेके आता है। बेसिकली जब भी कोई एपिक लिखी जाती थी तो उसमें एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड में भी जाता था हीरो जो है, ठीक है। अंडरग्राउंड वर्ल्ड का भी एक वो होता था। तो बेसिकली उस एपिक की उस फॉर्म को पूरा करने के लिए पॉप ने एक नोम को क्रिएट किया, एक अम्ब्रियल को क्रिएट किया जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में गया और वहाँ से वो ये हीरे जवाहरात जो हैं आहों सिस्कियों की सूरत में वो लेके आया। ये 528 लाइन में वर्ड है 40 आपने बता रही थी कि जो लड़कियां फिर जो होती हैं वो कुछ ड्रामास देखने लग जाती हैं या हाँ। से इसका मीनिंग ट्रेस और पोइट्री राइटिंग लिखा हुआ है, तो ये राइटिंग में आएगा या देखने में आएगा? नहीं, मैंने स्क्रिबल प्लेस का कहा था, स्क्रिबल प्लेस ना। और इसमें पोएटिक फिट जो है इसको कहते हैं क्रेज फॉर राइटिंग पोइट्री। पोएटिक फिट को कहते हैं क्रेज फॉर राइटिंग पोइट्री। राइट डाउन इन हैस्ट मैंने जो मीनिंग लिखा हुआ है। आपका मेरे ख्याल में स्क्रिबल का क्या लिखा हुआ है? वर्थलेस राइटिंग ऑफ प्लेस। एक मिनट, हाँ, वर्थलेस राइटिंग ऑफ प्लेस, यानी कि वो वर्थलेस राइटिंग ऑफ प्लेस को लिखना शुरू कर देती हैं। लेकिन आप इसके उसमें जाओ ना आगे, इसकी ये देखो आगे, यू सेंड द पायस डिवोटेड पर्सन टू द चर्च टू प्रे इन देयर फेट फॉर प्लान, बट देयर इज अ ब्यूटीफुल वर्जन हु हाँ, दे राइट प्लेस टू फाइंड सम रिलीफ। सही है, आप सही कह रहे हो। स्क्रिपल प्ले को कह रहे हैं कि वो कुछ प्ले लिखना शुरू कर देती हैं ताकि वो उनको कुछ सोलेस हासिल हो सके। सही कह रहे हो आप इसको।
सही कह रही हो आप अनम। ठीक है। प्लेस टू फाइंड, राइट प्लेस टू फाइंड सम रिलीफ, इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। हाँ मैं तो राइटिंग में तो फॉर्म में आ रहा है। अच्छा अनम, आज हमारी हो गई हैं 534 लाइंस और रिमेनिंग कितनी रह गई हैं? एंड हो रहा है हमारा 794। आज हो गया मंडे, परसों हमने इसको फाइनल करना है। कल मैं ज़रा ज़्यादा पढ़ा दूंगी ताकि परसों हमारा फ्राइडे को जो है ना रेप ऑफ द लॉक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। नहीं तो 5 भी आप इसी वीक में करवा देंगे? क्या चीज़? 10 to 5 ही मैं करवा दूंगी, कल और परसों ना। ठीक है, तो कोशिश और करेंगे बाकी कल बेटा आपने टाइम पे आना है ताकि टाइम से जो है ना ये टाइमली खत्म हो। ये बात कही रिकॉर्डेड कॉल में सुना ही है ना, तो रिकॉर्ड की लंबी बात हो जाती है। रिकॉर्ड आज बेटा मेरा रिकॉर्डर चल ही नहीं रहा, आज रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैं उठ तो जाती हूँ, मुझे पता है कि अगर कभी ऐसा हो जाता है ना 5-10 मिनट्स लेट, तो आप मुझे ना मेरे नंबर पे कॉल कर दिया करें, मैं आगे से मैं बिजी कर दूंगी, तो मुझे कॉल से तो मैं उठ ही जाऊंगी पक्का। अच्छा ठीक है, तो मैं बिजी कर दूंगी आगे से, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं उठी हुई हूँ। मैं उठी हुई होती हूँ, बस उसी टाइम पता नहीं मुझे क्यों 5 मिनट ना मेरी आंख लग जाती है दोबारा से। बस अम्मी को खड़ा कर दिया करें ना अपने सर पे कि अम्मी आपने इतने बजे मुझे उठा देना, मेरी मैम की कॉल आनी है। हाँ वैसे मुझे याद नहीं, अम्मा को भी कह सकती हूँ, तो मुझे मजे के लिए उठाती है, तो इसलिए हाँ अम्मा की ड्यूटी लगाएं कि अम्मा आपने मुझे 9 बजे उठा देना बस। ठीक है, मैं भी बस पक्के अलार्म, हालांकि मैंने स्नूज पे लगाया 5 मिनट्स के वो टाइम डिफरेंस पे, लेकिन पता नहीं ऐसी कोई जालिम सी नींद आ जाती है इस टाइम पे। कोई बात नहीं। अच्छा ना मेरे ना घर में बंदे लगे हुए हैं, मैं जरा ना इनको जरा देख लूं। ठीक है, ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। हाँ जी हुस्ना, अब बताओ क्या हुआ? हाँ क्या मांग रहे?